अगला टॉपिक है गुप्त काल, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। गुप्त काल में शासकों का शासन इतना अच्छा था, चहुमुखी विकास हुआ। व्यापार, वाणिज्य, विज्ञान, साहित्य, भवन निर्माण कला, शिक्षा, मूर्तिकला, सिक्के बनाने की कला, चित्रकला, सामाजिक और धार्मिक प्रत्येक क्षेत्र में अद्वितीय विकास हुआ। उस समय के लोग आर्थिक रूप से समृद्ध थे। राज्य में चारों ओर शांतिपूर्ण वातावरण था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और ये कहना एक प्रकार से सही भी है, क्योंकि हर क्षेत्र में उस समय विकास हुआ, इसीलिए इसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस काल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले राजनीतिक एकता। गुप्त साम्राज्य की सबसे पहली सफलता, जिसमें उनके शासनकाल को सुनहरी युग कहलाने के योग्य बनाया, वह थी गुप्त शासकों द्वारा राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करना। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था, जिसका लाभ उठाकर बहुत से विदेशी आक्रमणकारियों ने, जैसे शक, हून, कुषाण आदि ने आक्रमण किया और यहाँ के अनेक क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया और भारत की राजनीतिक अस्थिरता का युग शुरू हो गया। लेकिन गुप्त शासकों ने अपनी योग्यता के द्वारा, विशेष करके समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ने अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा इन विदेशी शक्तियों को नष्ट किया और यहाँ पर एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। गुप्त वंश के उदय ने भारतीय इतिहास में एक नए युग का आरंभ किया। फिर दूसरा है अच्छी शासन व्यवस्था। गुप्त शासक न सिर्फ महान योद्धा थे, बल्कि महान शासन प्रबंधक भी थे। उन्होंने अपना शासन धर्मशास्त्रों के अनुसार चलाया। उनका शासन करने का प्रमुख उद्देश्य प्रजा का कल्याण था। प्रजा हितकारी शासन प्रबंध की स्थापना की। इस प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करने के कारण, प्रजा हितकारी कार्य करने के कारण यहाँ के लोग भी अपने शासकों की देवताओं की तरह पूजा किया करते थे। गुप्त शासक बहुत ही न्यायप्रिय थे। शासन प्रबंध को उत्तम ढंग से चलाने के लिए साम्राज्य को विभिन्न इकाइयों में बांटा गया था, जिनके लिए बहुत ही योग्य कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता था। लोगों पर कर कम लगाए जाते थे। अपराधियों को काफ़ी नरम दंड दिए जाते थे, लेकिन अगर कोई बार बार अपराध करता था तो उसको दंड दिया जाता था। लेकिन शासकों के द्वारा अच्छे शासन प्रबंध के कारण राज्य में बहुत ही कम अपराध होते थे। उनका शासन प्रबंध थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ आने वाली कई शताब्दियों तक जारी रहा। मतलब इतना अच्छा उनका शासन प्रबंध था कि बाद के शासकों ने भी थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उसी शासन प्रणाली को अपनाया। फिर है वैज्ञानिक उन्नति। गुप्त शासनकाल में विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। आर्यभट्ट गुप्त शासनकाल का सबसे बड़ा वैज्ञानिक था। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांत नामक प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। इस काल का दूसरा विख्यात वैज्ञानिक था वराहमिहिर। उसने पंच सिद्धांतिका और वृत्त संहिता नामक प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। इनमें खगोल विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के संबंध में प्रकाश डाला गया है। ब्रह्मगुप्त ने पहली बार न्यूटन के प्रसिद्ध आकर्षण शक्ति का उल्लेख किया। गुप्त काल में चिकित्सा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उन्नति हुई। सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी इसी काल के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। उन्होंने बहुत से रोगों का इलाज ढूंढा। फिर है साहित्य की उन्नति। गुप्त शासन काल में साहित्य के क्षेत्र में भी अद्वितीय विकास हुआ। इस काल में संस्कृत भाषा ने अपनी उन्नति के शिखर को छुआ। इस काल में बहुत से महान विद्वान, कवि और नाटककार उत्पन्न हुए। कालिदास इसी युग में उत्पन्न हुआ। वह संस्कृत का महान कवि और नाटककार था। उसने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, ऋतुसंहार और विक्रमोर्वशी नामक प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की।
विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और अमर सिंह का अमर कोश संस्कृत साहित्य की अमूल निधि है। शूद्रक द्वारा रचित नाटक मृच्छकटिकम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र की कहानियाँ विश्व भर में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इस काल में अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया और दक्षिण में तमिल भाषा में साहित्य की रचना हुई, जिसको संगम के नाम से जाना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय साहित्य के इतिहास में गुप्त काल सचमुच ही स्वर्ण युग था। फिर है व्यापार और वाणिज्य में उन्नति। गुप्त शासन काल में व्यापार और वाणिज्य अपनी उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच गया था। व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए बड़े बड़े नगरों और प्रसिद्ध बंदरगाहों को सड़क मार्गों से जोड़ा गया था। व्यापारियों और यात्रियों की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। गुप्त काल के प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्रों के नाम पहले भी आपको बताए थे। पाटलिपुत्र, मथुरा, वैशाली, उज्जैन, ताम्रलिप्ति, कौशाम्बी और बनारस थे। ताम्रलिप्ति, चौल, भारूकच, कैम्बे और कल्याण उस समय की प्रसिद्ध बंदरगाहें थी। इन बंदरगाहों से श्रीलंका, चीन, अरब, यूनान, सीरिया, रोम, मिस्र, ईरान आदि देशों में भारतीय सामान भारी मात्रा में भेजा जाता था। भारत मुख्य रूप से सूती और रेशमी कपड़ा, औषधियाँ, गरम मसाले, नील, नारियल और हाथी दांत से बनी हुई वस्तुओं का निर्यात करता था। इस व्यापार के कारण भारत को विदेशों से भारी मात्रा में धन प्राप्त होता था और भारत के इन देशों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध थे वो भी स्थापित हुए। कला का विकास। गुप्त काल में विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति हुई। कला के क्षेत्र में विकास हुआ। अजंता और बाघ की गुफाओं में की गई चित्रकारी ने गुप्त काल को अमर बना दिया। इनमें मनुष्य के विविध भावों को दर्शाने वाले पशु पक्षियों, बेल बूटों आदि के आकर्षक नमूने यहाँ पर मिलते हैं। ये चित्र बिल्कुल सजीव लगते हैं। सजीव आपको बताया था जैसे बिल्कुल सामने हमारे कोई चीज़ रखी, चित्र नहीं है बल्कि असल में वही चीज़ हमारे सामने रखी हुई है। महात्मा बुद्ध, विष्णु, शिव, सूर्य आदि देवताओं की सुंदर मूर्तियाँ देखकर इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि मूर्ति कला भी उच्च शिखर तक पहुंच चुकी थी। वास्तव में गुप्त काल में गंधार कला कुषाण काल की कला से भी अधिक उन्नत थी। भवन निर्माण कला काफ़ी विकसित हो चुकी थी। मथुरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और भित्री गांव का मंदिर भवन निर्माण कला के प्रमुख उदाहरण हैं। इस काल में सिक्के बनाने की कला और धातु कला के क्षेत्र में भी आश्चर्यजनक प्रगति हुई। फिर है गुप्त काल में हिंदू धर्म की पुनर्जागृति। गुप्त काल में हिंदू धर्म ने अपने स्वर्णिम गौरव को पुनः प्राप्त किया। हिंदू धर्म को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए गुप्त शासकों ने हिंदू देवी देवताओं की स्मृति में बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया और उसमें अति सुंदर मूर्तियों की स्थापना भी करवाई गई। हिंदू धर्म ग्रंथों में आवश्यक संशोधन किया गया। हिंदू धर्म में प्रचलित सभी अंधविश्वासों और बुराइयों को दूर किया गया। विदेशियों को भी हिंदू धर्म में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई। धार्मिक सहनशीलता। गुप्त शासक महान थे, वे हिंदू धर्म में विश्वास रखते थे, लेकिन उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति भी सहनशीलता की नीति को अपनाया। गुप्त काल में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी प्रचलित थे। गुप्त शासकों ने योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की। उस समय धर्म को नहीं देखा कि कौन जैन धर्म, कौन हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है, सिर्फ योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की। समुद्रगुप्त के दरबार में असंग और वसुबंधु जैसे बौद्ध विद्वान भी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति अमरकोणदेव बौद्ध था। गुप्त काल में कई बौद्ध विहारों का भी निर्माण करवाया गया। इन बातों से गुप्त शासकों की धार्मिक सहनशीलता की नीति का प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है। सामाजिक क्षेत्र में उन्नति। गुप्त काल में शासकों के द्वारा लोगों का सामाजिक जीवन उन्नत बनाया गया। फायान लिखता है कि कोई भी व्यक्ति जीव हत्या नहीं करता था, ना ही कोई मद्यपान करता था, ना ही कोई मांस और लहसुन का प्रयोग करता था।
केवल चंडाल लोग पशु पक्षियों का मांस खाते थे और वो नगरों से बाहर रहते थे। लोग ईमानदार, दयालु और दानी थे। धनवान लोगों ने निर्धनों के लिए अस्पताल और विश्राम घर बना रखे थे। यहाँ उनकी चिकित्सा और भोजन इत्यादि की उचित व्यवस्था की जाती थी। फिर है भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार। गुप्त काल को इसलिए भी स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में भारतीय प्रचारकों तथा व्यापारियों ने जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो और एशियाई देशों के लोगों को अपने रंग में रंगा। आज भी वहाँ के लोग भारतीय त्योहारों और उत्सवों को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जो कि भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। तो इस प्रकार से इतने सारे पॉइंट्स हम देखते हैं जिनका हमने अध्ययन किया। उनको देखकर हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त काल प्राचीन भारत का वास्तव में स्वर्ण युग था। इसीलिए गुप्त काल को प्राचीन भारत के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। निस्संदेह भारतीय इतिहास एक महान युग था और इस युग को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। धन्यवाद। हमारा अगला विषय है फाहियान और उसका भारत वृत्तांत। फाहियान कौन था? फाहियान एक चीनी यात्री था जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसकी भारत यात्रा का प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थ स्थलों की यात्रा करना और पवित्र बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करना था। वह 399 ईस्वी में चीन से भारत के लिए चला था और 405 ईस्वी में भारत पहुंचा था और यहाँ पर 411 ईस्वी तक रहा। इस समय के दौरान उसने मथुरा, श्रावस्ती, कुशीनगर, वैशाली, कन्नौज, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, राजगाह, काशी अनेक स्थानों जो कि प्रमुख तीर्थ स्थलों के रूप में प्रसिद्ध थे यात्रा की। उसने भारत में 6 वर्ष तक निवास किया, जिनमें से 3 वर्ष वो पाटलिपुत्र में रहा। पाटलिपुत्र जो कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। इस यात्रा के दौरान 6 वर्षों के उसने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, उन सब बातों का वर्णन उसने एक पुस्तक में किया जिसका नाम है फोको की। फाहियान के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। सारा वर्णन उसने इसमें किया है। उसने जो कुछ भी लिखा उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी एकत्रित करना। लेकिन फिर भी उसने इसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण वर्णन किया है, जो कि हमें उस समय की जानकारी प्रदान करते हैं। तो इससे हमें किस किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है पाटलिपुत्र के विषय में। पाटलिपुत्र क्या थी? गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। इसके बारे में उसने क्या लिखा है वो हम जानेंगे आज। फाहियान ने लिखा है कि पाटलिपुत्र में उस समय 2 बहुत ही भव्य या विशाल मठ थे। ये दोनों मठ जो थे वो एक महायान शाखा से और दूसरा हीनयान शाखा से संबंधित था। इन दोनों मठों में 6 से 7 हजार बौद्ध भिक्षु रहते थे। कनिष्क के समय में आपको बताया था ना कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, महायान और हीनयान में। तो अब यहाँ पर महायान एक शाखा और हीनयान दूसरी शाखा, उन दोनों से संबंधित यहाँ पर मठ था और इन मठों में लगभग 6 से 7 हजार के करीब बौद्ध भिक्षु रहते थे। ये बौद्ध भिक्षु बहुत ही विद्वान थे और इनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूरे भारतवर्ष से विद्यार्थी आते थे। इसके अतिरिक्त पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष महात्मा बुद्ध की स्मृति में एक जुलूस भी निकाला जाता था, जो कि बहुत ही भव्य होता था। इसमें भारी संख्या में लोग हिस्सा लेते थे। फाहियान उस समय पाटलिपुत्र में अशोक के बने हुए महल को देखकर भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। अशोक का महल जो हमने पीछे पढ़ा हमने, उसके बारे में बताता है कि वो बहुत ही भव्य महल था और उसको देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये मनुष्य ने बनाया है। इतना सुंदर, इतना भव्य बना हुआ है कि ऐसा लगता है कि शायद उसे देवताओं ने बनाया होगा। पाटलिपुत्र के लोग बहुत ज़्यादा धनी और समृद्ध थे और दान देने में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे, मतलब बढ़ चढ़ कर दान देते थे वो। जैसा शासक वैसी प्रजा के
नियम यहाँ पर लागू होते थे। जैसे राजा प्रजा हितकारी था, दान देने में सबसे आगे था, वैसे यहाँ के लोग भी दान देने में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे। शहर में एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया गया था जहाँ पर निर्धनों को मुफ्त दवाइयाँ, वहाँ पर खाने पीने और रहने की व्यवस्था की गई थी। फिर प्रशासन के बारे में वो क्या लिखता है? प्रशासन के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रशासन की फाहियान ने बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। वो कहता है कि उसका शासन प्रबंध इतना अच्छा था कि वहाँ की प्रजा सुखी और समृद्ध थी। उन पर कोई भी दुख नहीं था, कोई भी उनको परेशानी नहीं थी, सुखी और समृद्ध थे। बहुत कम कर लगाए गए थे। उनके व्यक्तिगत मामलों में सरकार के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। वो पूरे साम्राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं भी अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकते थे। उनके लिए कोई भी रोक टोक नहीं थी। शासन की सहायता के लिए जो मंत्री लगाए गए थे या नियुक्त किए गए थे वो बहुत ही योग्य और ईमानदार होते थे। रिश्वत इत्यादि का कोई प्रचलन नहीं था। सरकारी कर्मचारियों और सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था। अपराधियों को बहुत नरम दंड दिए जाते थे। अधिकतर उन्हें जुर्माना ही लगाया जाता था। मृत्युदंड तो किसी को भी नहीं दिया जाता था। बार बार अपराध करने की अगर किसी को आदत पड़ जाए तो राज्य के विरुद्ध विद्रोह करे तो उनका क्या किया जाता था? दायां हाथ काट दिया जाता था। लेकिन ऐसा बहुत कम होता था। अगर कोई बार बार अपराध करता तभी उसका दायां हाथ काटा जाता था, वरना नरम दंड दिए जाते थे। वहाँ की सड़कें पूरी तरह सुरक्षित थी। चोरी डकैती नहीं थी। लोग आराम से दिन या रात को यात्रा कर सकते थे। फाहियान लिखता है कि उसने स्वयं अकेले अनेक भागों का भ्रमण किया, लेकिन पूरे समय में उसको मार्ग में कभी भी किसी ने लूटने का प्रयास नहीं किया। यात्रियों और व्यापारियों की सुविधा के लिए अनेक स्थानों पर, महत्वपूर्ण स्थानों पर सराएं बनी हुई थी जहां पर वो आराम कर सकते थे। बहुत अच्छा शासन प्रबंध था जिसकी उसने बार बार प्रशंसा की। फिर उसके बाद वो सामाजिक और आर्थिक दशा के विषय में क्या लिखता है? फाहियान लिखता है कि उस समय के लोग सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। कोई भी व्यक्ति किसी जीव की हत्या नहीं करता था। लोग मदिरापान नहीं करते थे, ना ही प्याज और लहसुन का प्रयोग करते थे। बाजार में उसने कहीं भी कसाईयों की या शराब बेचने की दुकानें नहीं देखी। कहा जाता है कि उस समय समाज में कुछ नीच जाति के लोग भी थे जिन्हें चंडाल कहा जाता था। वे मदिरापान भी करते थे और मांस का सेवन भी करते थे, लेकिन उनके निवास स्थान नगर से बाहर होते थे। वो उच्च जाति के लोगों से स्पर्श भी नहीं करते थे। इसलिए जब वे नगर में प्रवेश करते थे तो लकड़ी के 2 टुकड़ों को बजाकर अपने आगमन की सूचना देते थे ताकि उच्च जाति के लोग उस स्थान से दूर हट जाएं। उस समय समाज में छुआछूत की प्रथा प्रचलित थी। आर्थिक दशा के विषय में फाहियान लिखता है कि लोग बहुत ज़्यादा समृद्ध थे। लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था और सरकार की आय का भी मुख्य स्रोत कृषि से प्राप्त होने वाला राजस्व था। छोटे छोटे विनिमयों के लिए, मतलब छोटे छोटे जो व्यापार थे या लेन देन था, उसके लिए कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन बड़े बड़े लेन देन या विनिमयों के लिए स्वर्ण के सिक्कों, मतलब जो सोने के सिक्कों का उस समय प्रचलन था, उसका प्रयोग किया जाता था। भारत का व्यापार उस समय विदेशों के साथ भी था। भड़ोच, सुपारा, कैम्बे और ताम्रलिप्ति उस समय की प्रसिद्ध बंदरगाहें थी जिनसे विदेशों को जहाज़ों के द्वारा माल भेजा जाता था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उस समय की सामाजिक और आर्थिक दशा बहुत ही अच्छी थी। फिर धार्मिक स्थिति के बारे में वो क्या लिखता है? फाहियान भारत में आया तो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए था, इसलिए उसने ज़्यादातर बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों की ही यात्रा की। वो लिखता है कि उस समय बौद्ध धर्म पंजाब और बंगाल में अपनी प्रगति के शिखर पर था और यह मथुरा में भी उस समय लोकप्रिय हो रहा था। लोग बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। मध्य भारत में हिंदू धर्म का प्रभाव था। सम्राटों के संबंध में वो लिखता है कि वह वैष्णव मत का न्यायी था और उसने परम भगवत की उपाधि भी धारण की हुई थी, लेकिन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। सभी धर्मों के लोग आपस में प्रेम से रहते थे और सरकार की तरफ से भी सभी धर्मों के लोगों को दान मिलता था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि एक धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की उपेक्षा, ऐसा कुछ नहीं था। धार्मिक सहनशीलता की नीति का वहाँ पर प्रसार था।
फिर निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? जो फाहियान का वृत्तांत है उसको पढ़कर हम क्या अनुमान लगाते हैं कि वो हमारे लिए लाभकारी है या नहीं है? ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो फाहियान का वृत्तांत हमारे लिए, जो हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, एक बहुमूल्य स्रोत के रूप में काम करता है। ये सही है कि फाहियान का उद्देश्य बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी एकत्रित करना और बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों की यात्रा करना था, लेकिन उसने अपने इस पुस्तक में उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में जो बहुमूल्य जानकारी दी है, इससे हमें बहुत लाभ पहुंचता है। इसमें उसने उन्हीं बातों का वर्णन किया है जो कि उसने अपनी आंखों से देखी। सुनी सुनाई बातें नहीं लिखी हैं, उसने जो कुछ देखा था वो उसने लिखा। चाहे उसने उसको कम लिखा है या ज़्यादा लिखा है, लेकिन हम इतिहास के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करती है। चाहे इसमें कुछ दोष हैं, जैसे उसने उस समय के तत्कालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का वर्णन तक भी नहीं किया अपनी किताब में, लेकिन हम फिर भी उसकी इस किताब का महत्व को कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इससे जो जानकारी मिली है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो फाहियान के हम कह सकते हैं, मतलब इसका निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि फाहियान के वृत्तांत में बेशक से कुछ दोष हों, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से जो हमें इसमें से ऐतिहासिक सामग्री मिलती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फाहियान का वृत्तांत हम इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी स्रोत है। धन्यवाद। हमारा अगला विषय है हून। हून मध्य एशिया की एक बहुत ही असभ्य, लड़ाकू और निर्दयी जाति थी जो चीन देश की सीमा पर रहते थे, लेकिन इनको अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ा, जिसके लिए बहुत से कारण जिम्मेदार थे। चीन की सीमा पर रहते थे, लेकिन कई कारण, जैसे कि चीन की सीमाओं में वृद्धि हो गई, वहाँ की जलवायु खराब हो गई, या वहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं रही, और जनसंख्या में वृद्धि हो जाने के कारण उनको वो स्थान छोड़ना पड़ा। अब अपना जो निवास स्थान था उसको छोड़कर कहाँ जाएंगे वो? तो यहाँ से ये लोग अक्सस नदी के किनारे पर पहुँच गए, जहाँ पर इनकी दो शाखाएं होंगी, मतलब दो भागों में बंट गई है। एक शाखा वोल्गा नदी को पार करके यूरोप की ओर चली गई, जो अश्वेत हून कहलाए, और दूसरी शाखा पहले ईरान और अफगानिस्तान पर अधिकार करके वहाँ से भारत पर उन्होंने आक्रमण किया और भारत में आकर बस गए। ये श्वेत हून कहलाए। इन हूनों ने अपने आक्रमणों के दौरान जहाँ पर भी मुँह किया से मतलब कि जहाँ पर भी ये गए वहाँ पर इन्होंने भारी लूटपाट की और भारी विनाश किया। ये बहुत ही क्रूर और असभ्य थे। ये स्त्रियों को अपमानित करके, बच्चों और वृद्ध लोगों की हत्या करके, मकानों को आग लगाकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे। मतलब लोगों को दुख देकर इनको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलती थी। और इतनी ज़ोर ज़ोर से ये चिल्लाते थे, इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखें मारते थे कि लोगों को दूर से ही सुनकर उनमें दहशत फैल जाती थी, और ये डरे हुए लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे। अहिंसक प्रवृत्ति के थे ये। लोगों को तंग करना, लोगों को दुखी देखकर उसमें ये खुशी महसूस करते थे, तो इसलिए लोगों को तंग करते थे और प्रसन्न होते थे। हूनों ने भारत पर पहली बार 455 ईस्वी में आक्रमण किया था। जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय यहाँ पर गुप्त वंश का शासन था, और गुप्त वंश का कौन सा शासक उस समय शासन कर रहा था? कुमारगुप्त। 455 ईस्वी में जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय कुमारगुप्त, जो कि गुप्त वंश का शासक था, उसका शासन था यहाँ पर। कुमारगुप्त ने हूनों के आक्रमण का सामना करने के लिए अपने बेटे स्कंदगुप्त के नेतृत्व में एक विशाल और शक्तिशाली सेना भेजी। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हूनों को पराजय का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि इतिहास में पहली बार हूनों को पराजय का सामना करना पड़ा, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और वो इस पराजय का प्रतिशोध लेना चाहते थे। प्रतिशोध मतलब बदला लेना चाहते थे, क्योंकि आज तक तो उनको कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन पहली बार स्कंदगुप्त के नेतृत्व में उनको उनकी सेना को पराजय का सामना करना पड़ा, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और इसका बदला लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 467 ईस्वी में एक बार फिर से भारत के ऊपर आक्रमण किया। इस समय स्वयं स्कंदगुप्त शासक था
कुमारगुप्त की मृत्यु हो चुकी थी और स्कंदगुप्त यहाँ का शासक था। उसने फिर से बहुत ही वीरतापूर्वक हुनों का सामना किया और उन्हें फिर से कड़ी पराजय। इन 2 पराजयों से हुन इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि कहा जाता है कि अगले 50 वर्षों तक उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। 2 पराजय का सामना करना, पहले वो अपने आप को अजेय समझते थे कि हमको कोई भी पराजित नहीं कर सकता, लेकिन इन 2 पराजयों के कारण अब उन्होंने अगले 50 वर्षों तक भारत के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हुन अपनी पराजयों का बदला लेने के लिए अक्सर तलाश में रहते थे कि कब उन्हें ऐसा अवसर मिले कि वो अपने पराजय का बदला ले। लेकिन जब तक स्कंदगुप्त था तो उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। लेकिन जैसे ही स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई, उसके उत्तराधिकारी बहुत दुर्बल निकले। दुर्बल उत्तराधिकारियों के सामने अब उनको मौका मिल गया कि अब हम भारत के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं और अपनी पराजय का बदला ले सकते हैं। अब इस समय हुनों ने अपने नेता तोरमान के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। ये आक्रमण 500 ईस्वी के लगभग आरंभ किए गए थे। इन आक्रमणों के दौरान तोरमान ने पंजाब, राजस्थान, कश्मीर और उत्तर प्रदेश के अनेक भागों के ऊपर अधिकार कर लिया था। 510 ईस्वी में उसने भानुगुप्त, जो गुप्त वंश का शासक था, उसके सेनापति गोपराज को एरन नामक स्थान पर पराजय दी। अब उन्होंने मालवा के ऊपर अधिकार कर लिया। इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद तोरमान ने अपने आप को राजा घोषित किया और महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर ली। इसके पश्चात उसने सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया, जिसे शाकल भी कहा जाता था। उसने हिंदू धर्म को अपना लिया और वह शिव और सूर्य की स्तुति करने लगा। शिव शंकर भगवान और सूर्य देवता की उपासना करने लगे। 515 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तोरमान की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा मिहिरकुल 515 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। मतलब जिन क्षेत्रों को तोरमान ने विजित किया था, जहां का वो शासक बन गया था, अब उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र मिहिरकुल बना 515 ईस्वी में, और वो अपने पिता से भी अधिक अत्याचारी निकला। उसने भारतीयों के ऊपर अनेक अत्याचार किए। वह बौद्ध मत से सख्त घृणा करता था। क्यों करता था बौद्ध मत से सख्त घृणा? क्योंकि बौद्ध मत में किसके ऊपर अधिक बल दिया जाता था? अहिंसा के ऊपर। और ये लोग कैसे थे? हिंसक प्रवृत्ति के थे। लोगों को सताकर, लोगों को तंग कर कर, उनकी हत्या करके, उनको डराकर ये खुश होते थे। और बौद्ध धर्म में शांति के ऊपर, सादा पवित्र जीवन के ऊपर, अहिंसा के ऊपर बल दिया गया था। तो इसलिए ये स्वयं बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा घृणा करता था। इसलिए उसने हजारों बौद्ध भिक्षुओं का वध करवा दिया। उनके विहारों और स्तूपों को भी नष्ट करवा दिया। उसके बढ़ रहे अत्याचारों को रोकने के लिए, मतलब जो रोज वो अत्याचार कर रहा था, उनको रोकने के लिए मगध के शासक बालादित्य और मालवा के शासक यशोधर्मन ने कुछ अन्य शासकों के साथ मिलकर एक संघ बनाया। संघ मतलब संगठन, जो जिसमें कई शासक मिलकर अपनी सेना लेकर फिर आक्रमण करते हैं। तो मगध के बालादित्य और मालवा के यशोधर्मन ने अन्य शासकों से मिलकर एक संघ बनाया और इस संयुक्त सेना ने मिलकर मिहिरकुल को 528 ईस्वी में एक कड़ी पराजय दी। मतलब उसके विरुद्ध आक्रमण किया और उस आक्रमण में मिहिरकुल को पराजय का सामना करना पड़ा। मिहिरकुल को बंदी बना लिया गया, लेकिन मगध के राजा बालादित्य की माता के कहने पर उसको रिहा कर दिया गया कि चलो इसको छोड़ दो, इसको कोई दंड मत दो। वो वहां से भाग गया और वहां से जाकर उसने कश्मीर में शरण ले ली। लेकिन उसकी प्रवृत्ति तो कैसी थी? हिंसक प्रवृत्ति थी। तो उसने वहां जाकर भी क्या किया? धोखे से कश्मीर के शासक की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। इसके पश्चात उसने गंधार को भी अपने अधीन कर लिया। इन विजयों के पश्चात मिहिरकुल की 542 ईस्वी में मृत्यु हो गई। नहीं तो पता नहीं वो और कौन कौन से स्थान पर अत्याचार करता, कौन कौन से राजाओं को पराजित करता। लेकिन 542 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी थे वो दुर्बल और अयोग्य निकले। और इस प्रकार से दुर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण शीघ्र ही भारत में से हुनों की राजनीतिक शक्ति समाप्त होगी, क्योंकि तोरमान और मिहिरकुल जैसा कोई भी योग्य, शक्तिशाली और अत्याचारी शासक नहीं था उसके बाद, तो इसलिए उनका पतन हो गया। फिर है इसमें ही हमारा छोटा सा टॉपिक है, हुनों के आक्रमणों के क्या प्रभाव पड़े। जो हुनों ने भारत के ऊपर आक्रमण किए तो उनके क्या प्रभाव पड़े। कहा जाता है कि हुनों के आक्रमणों के भारतीय इतिहास के ऊपर बहुत ही गहरे प्रभाव पड़े। क्या क्या प्रभाव पड़े? उन्होंने लगातार गुप्त साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किए, जिससे गुप्त साम्राज्य जो था
वो अस्त व्यस्त हो गया, वहाँ पे अस्थिरता फैल गई, अव्यवस्था फैल गई, देश की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई और चारों तरफ अशांति और अराजकता का वातावरण फैल गया। दूसरा क्या प्रभाव पड़ा? हुनों ने भारत में तानाशाही शासन प्रणाली की स्थापना की। हुन कैसे थे? अत्याचारी थे, निरंकुश थे, शक्तिशाली थे, अपनी मर्जी से शासन करते थे। उनकी देखा देखी भारतीय शासक भी निरंकुश होने लगे। पहले जो लंबे समय से वैदिक काल से चला आ रहा था जन कल्याणकारी कार्यों का, जो राजा जन कल्याणकारी कार्य करते थे, प्रजा हितकारी कार्य करते थे, प्रजा की भलाई के लिए कार्य करते थे, उसका अब अंत होने लगा। हुनों से उन्होंने तानाशाही शासन प्रणाली को सीखा। तीसरा, हुनों के आक्रमणों से भारत में भारी जन हानि हुई। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत से मंदिरों, बौद्ध विहारों, स्तूपों, धार्मिक ग्रंथों और शहरों को भी नष्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ? देश की संस्कृति को गहरा आघात पहुंचा। इन आक्रमणों से देश के बहुमूल्य ऐतिहासिक स्रोत नष्ट हो गए, जिससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते थे। हम पीछे पढ़ते आए ना, कुछ हमने पढ़ा कि हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं है, हमें इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। वो क्यों? क्योंकि वो सब चीजें जो थी उनको नष्ट करवा दिया गया था, उनको खत्म करवा दिया गया था, जला दिया गया था, आग लगा दी गई थी। तो इससे वो हमारे जो स्रोत थे वो नष्ट हो गए। चौथा है, उन्होंने भारत में बहुत ही कम समय के लिए शासन किया, लेकिन वो यहाँ के स्थायी निवासी बन गए। उन्होंने भारत से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कुछ इतिहासकारों, जिनमें टॉड और हेवल जैसे इतिहासकार हैं, उनका ये विचार है कि उन्हीं से उत्पन्न हुई संतानें राजपूत कहलाई, क्योंकि हुन बहुत दुराचारी थे और यहाँ पर उन्होंने भारतीय लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, यहीं पर बस गए। तो यहाँ पर जो उनसे उत्पन्न संतानें थी वो राजपूतों के रूप में जानी जाने लगी। पांचवा है, हुन दुराचारी थे। धीरे धीरे उनको देखकर भारतीयों का भी नैतिक पतन होना आरंभ हो गया। हुनों के कारण भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को भी गहरा आघात पहुंचा। यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा वो अर्थव्यवस्था अच्छी थी, सब तरफ कृषि अच्छी थी, व्यापार वाणिज्य अच्छे थे, लेकिन अब हुनों के आक्रमणों से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हुनों ने न केवल भारत की राजनीतिक एकता को नष्ट किया, बल्कि इसकी कला, साहित्य, संस्कृति और सभ्यता पर भी गहरा आघात किया। धन्यवाद।